गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के डीप टॉपिक के बारे में। बीज बोलते हैं इसको, ठीक है। बीज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, बीज की परिभाषा, उत्तम बीज के गुण पढ़े थे अपन ने, और बीज के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम, उसमें पढ़ेंगे उत्तम बीज का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, उसकी वैज्ञानिक तकनीक क्या है, और उसमें उसके बीज की सुषुप्त अवस्था क्या होती है, उन चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक क्या है? देखो, उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक मतलब वैज्ञानिक तरीके से उत्तम बीज का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखी जाती है। उत्तम बीज के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा बीज जो देसी किस्मों की अपेक्षा 10 से 15% अधिक उत्पादन देता हो, उसको अपन उत्तम बीज बोलते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तम बीज के वैज्ञानिक तरीके से उसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। देखो, वैज्ञानिक विधि क्या है? बीज उत्पादन की वह प्रक्रिया या बीज उत्पादन प्रक्रिया एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा अंकुरण प्रतिशत, भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता, रोग रहित व अधिक पैदावार की क्षमता वाले बीजों का उत्पादन किया जाता है। देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इसकी परिभाषा। बीज उत्पादन प्रक्रिया ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें अधिक अंकुरण क्षमता, कोमा आनुवांशिक शुद्धता, कोमा रोग रहित व अधिक पैदावार की क्षमता वाले बीजों का उत्पादन किया जाता है, तो स्टूडेंट्स, बीज उत्पादन तकनीक एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें अधिक अंकुरण क्षमता, अधिक आनुवांशिक शुद्धता, रोग रहित, अधिक पैदावार क्षमता वाले बीजों का उत्पादन किया जाता है। किस प्रकार ये उत्पादन करते हैं? कई जो प्रमाणीकरण संस्थाएं होती है, प्रमाणीकरण संस्थाओं के द्वारा कुछ मापदंड तय किए गए हैं। उन मापदंडों को ध्यान में रखकर अपन कहीं ना कहीं अंकुर जो उत्तम बीज है उसका उत्पादन करते हैं। कौन कौन से मापदंड है, किस प्रकार उसका उत्पादन किया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसमें बीज का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सीड। बीज का चुनाव, स्टूडेंट्स, बीज के चुनाव में ध्यान में रखना है कि ऐसे बीज का चुनाव करना है जो प्रमाणीकृत संस्था के द्वारा उत्पादित किया गया है, और बीज के चुनाव में ध्यान में रखते हैं अपन प्रजनक, आधार या प्रमाणित बीज का चुनाव ही करते हैं। यदि अपने को बीज उत्पादन करना है तो 3 प्रकार के बीजों से अपन बीज उत्पादन कर सकते हैं। प्रजनक बीज, आधार बीज या प्रमाणित बीजों को काम में लिया जाता है। ध्यान में रखना, मूल केंद्रक बीज अपन काम में नहीं लेते, क्योंकि मूल केंद्रक बीज केवल प्रजनक के पास होता है। तो प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीजों को बीज उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है। जो प्रमाणीकरण संस्थाएं होती है या कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र होते हैं, जिसको अपने को लगे कि इसमें आनुवांशिक शुद्धता अच्छी है या अच्छी किस्म का बीज यहां से उपलब्ध होगा, वहां से बीज का चुनाव करना चाहिए। दूसरा अपना पॉइंट आता है पृथक्करण दूरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, पृथक्करण दूरी क्या होती है? जब किसी एक ही जाति के, जब किसी फसल की दो किस्मों के मध्य
निश्चित दूरी रखी जाती है, निश्चित दूरी रखी जाती है जिससे वे भौतिक और आनुवांशिक रूप से शुद्ध रहे। इस दूरी को पृथक्करण दूरी कहा जाता है। देखो आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होगी? भौतिक शुद्धता, किसी फसल की दो किस्मों की भौतिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो आपस में निश्चित दूरी रखी जाती है, उन पौधों के आपस में, बीजों के आपस में दूरी रखी जाती है, उसको अपन आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी। परिभाषा इस प्रकार भी हो सकती है कि किसी फसल में भौतिक शुद्धता या आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए उसकी दो किस्मों के बीच में जो दूरी रखी जाती है, उस दूरी को पृथक्करण दूरी कहा जाता है। ठीक है, देखो अलग अलग फसलों की अलग अलग पृथक्करण दूरी है। वो पृथक्करण दूरी भी आपको ध्यान में रखनी है। अलग अलग बीजों के आधार पर होती है। वो आधार बीज बो रहे हो तो आधार बीज की पृथक्करण दूरी अलग रहेगी और प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी अलग रहेगी, अलग अलग फसलों के अनुसार है ये। देखो सारणी बनाएंगे, एक फसल पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस। पृथक्करण दूरी भी दो प्रकार, आधार बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए। इसमें भी दो भागों में डिवाइड करेंगे इसको भी। आधार बीज, यदि आधार बीज बो रहे हो तो कितनी दूरी रखेंगे, और प्रमाणित बीज बो रहे हो तो कितनी दूरी रखेंगे। प्रमाणित बीज। ठीक है, ये सारणी बनाएंगे। अब देखो कुछ फसलों की इसमें दूरी दी हुई है, वो पढ़ लेते हैं। पहला है जौ, जई, गेहूं, धान। जौ, जई, गेहूं, धान। इनमें यदि इनका आधार बीज बो रहे हो तो आधार बीज के लिए 3 मीटर दूरी, ये जो दूरी रखी जाती है वो मीटर में रखी जाती है, हमेशा मीटर में है भाई। 3 मीटर दूरी, और प्रमाणित बीज के लिए भी 3 मीटर दूरी है। तात्पर्य क्या है इसका? आधार बीज है, मान लो जैसे अपन गेहूं की बात करें, गेहूं की एक किस्म का नाम है ए, दूसरी किस्म है बी। यह आपको एक ही खेत में बोनी है, एक खेत में बोनी है, लेकिन उनको अलग अलग जगह बोना है, तो 3 मीटर दूरी रखनी है। एक यहां पर है, एक को यहां पर बो दिया, बीच में 3 मीटर दूरी रख के बी को बो दिया, जिससे पर परागण वगैरह या परागण की क्रिया नहीं होगी और वो बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध रहेगा। ठीक है, वैसे गेहूं में स्वपरागण की क्रिया होती है। हो गया, ये हो गया जौ, जई, गेहूं, धान। धान मतलब चावल। इनमें प्रमाणीकृत बीज के लिए प्रमाणित बीज के लिए 3 मीटर और आधार बीज के लिए भी 3 मीटर रखी जाती है। अगला है मक्का की संकुल किस्में, कंपोजिट वेराइटी ऑफ मेज। मक्का की संकुल किस्में, कंपोजिट वेराइटी जो होती है, संकुल किस्मों में 400 और 200 मीटर रखी जाती है दूरी। 400 और 200। यदि संकुल किस्मों का आधार बीज बो रहे हो आप, तो आधार बीज में दूरी रखोगे आप एक खेत से दूसरी खेत की दूरी 400 मीटर, और यदि प्रमाणित बीज बो रहे हो तो उसमें 200 मीटर दूरी रखोगे। ठीक है, अगला मक्के की संकर किस्में, संकर मक्का। संकर मक्का में आधार बीज के लिए 600 मीटर दूरी रखी जाती है और प्रमाणित बीज के लिए या प्रमाणित जो मक्के का बीज है उसके लिए 300 मीटर दूरी रखी जाती है। अगला है जवार, सोरगम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। जवार के लिए 200 और 100 मीटर दूरी, 200 मीटर और 100 मीटर। मतलब जवार का यदि आधार बीज आप बोओगे तो आधार बीज के बीच में दूरी रखोगे आप 200 मीटर। खेत से खेत की दूरी है, न कि पौधे से पौधे की दूरी है। और जवार का यदि प्रमाणीकृत बीज बोओगे तो प्रमाणित बीज के लिए अपन 100 से 100 मीटर दूरी रखेंगे। अगला है चना, अगली फसल है चना। चने में 10 और 5, 10 मीटर दूरी रखी जाती है आधार बीज के लिए और 5 मीटर दूरी रखी जाती है प्रमाणित बीज के लिए। अगला है सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली, ग्राउंडनट। सोयाबीन और मूंगफली के लिए भी 3 × 3 मीटर दूरी रखते हैं। 3 मीटर आधार बीज के लिए और 3 मीटर दूरी रखेंगे
प्रमाणित बीज के लिए। स्टूडेंट्स, ये थी पृथक्करण दूरी, अलग अलग फसलों की पृथक्करण दूरी इस प्रकार दी हुई है। जो जई, गेहूं, धान 3 मीटर आधार बीज के लिए, 3 मीटर प्रमाणित बीज के लिए। जो बीज आप बोना चाह रहे हो, जो बीज आप बोना चाह रहे हो उसके आधार पर ये दूरी दी गई है। यदि आप गेहूं का आधार बीज बोना चाह रहे हो तो उसके आधार बीज 2 किस्मों का जो बीज होगा उसके बीच में एक किस्म दूसरी 3 मीटर दूरी पर रखेंगे, दूसरी उससे भी 3 मीटर दूरी पर रखेंगे। इस प्रकार ये सारणी आपको बनानी है और उसको याद करना है। अगला पॉइंट है तीसरा, ये दूसरा पॉइंट था पृथक्करण दूरी। तकनीक में अपन ने पढ़ा था, पहला था बीज का चुनाव, दूसरा पॉइंट था पृथक्करण दूरी। अलग अलग फसलों में पृथक्करण दूरी मैंने बता दी है। पृथक्करण दूरी का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। पहला अपन ने पढ़ लिया बीज का चुनाव, दूसरा पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी, तीसरा है खेत का चुनाव, खेत का चुनाव। देखो, उत्तम बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी जहां पर आराम से हो सके ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए, या ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए कि वहां पर उस फसल को पहले नहीं बोया गया हो। ऐसा नहीं कि पहले की ऋतु में वो फसल बोई गई हो और आप उत्तम बीज के लिए उस खेत का चुनाव कर रहे हो। उससे क्या होगा, भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जो शुद्ध खेत होता है, साफ सुथरा खेत होता है, उसका चुनाव करना चाहिए। अगला पॉइंट है उन्नत सस्य क्रियाएं। खेत का चुनाव कर लिया, बीज को बो दिया दूरी पर, अब उन्नत सस्य क्रियाएं करनी है अपने को। देखो सस्य क्रियाओं में क्या क्या आता है। देखो, जैसे ही बीज बोया जाता है, बीज सीड ड्रिल के द्वारा बोया जाता है। सीड ड्रिल साफ सुथरा होना चाहिए, सीड ड्रिल साफ सुथरा होना चाहिए। सीड ड्रिल की पहले सफाई की जाती है, क्योंकि सीड ड्रिल में जैसे पुराने कोई दूसरी जगह वो बो के आए हैं, ठीक है, सीड ड्रिल में पुराना बीज है, उस बीज में अपन ने बीज डाल दिया तो वो आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता उसकी खराब हो जाएगी। तो जो सीड ड्रिल काम में ले रहे हो उसको पहले साफ सफाई उसकी अच्छी तरह करनी चाहिए। वहां उसमें जो बीज है उसको निकाल के दूसरी जगह रखना चाहिए और एकदम शुद्ध बीज को उसमें डालकर बुआई करनी चाहिए। अगला है खाद्य उर्वरक निश्चित मात्रा में उसमें देने चाहिए। समय समय पर खाद्य और संतुलित उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा समय समय पर उसमें निराई गुड़ाई करें, निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए। शुद्ध बीज को काम में लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो बीज काम में ले रहे हो वो भौतिक रूप से शुद्ध ना हो, उसमें कई प्रकार अशुद्धि आ जाती है, तो शुद्ध बीज काम में लेते हैं। अगला है क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। जो फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं आती है उन पर उसकी सिंचाई करनी चाहिए। अगला पॉइंट है समय समय पर आपको खेत का निरीक्षण करता रहना है। खेत के निरीक्षण में ध्यान में रखना है कि यदि असमान लक्षणों वाला पौधा कोई दिख रहा है, कोई दूसरी किस्म का पौधा या असमान लक्षणों वाला पौधा दिख रहा है, तो उसको तुरंत उसको उखाड़ के वहां से फेंक देना चाहिए। ठीक है, समान लक्षणों वाले पौधों को ही वहां पर रखना है। अगला है पौध संरक्षण। पौध संरक्षण मतलब रोगों और कीटों का यदि प्रकोप हो गया, बुआई की अपन ने उत्तम बीज के लिए और फसल पर रोग और कीटों का प्रकोप हो गया तो उसको नियंत्रण निश्चित रूप से करना चाहिए। अगला है कटाई। कटाई समय के अनुसार जैसे ही परिपक्व हो जाता है, एक साथ परिपक्व होता है, परिपक्व होते ही उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। ये थी उन्नत सस्य क्रियाएं। बाद में आता है गहाई, थ्रेसिंग बोलते हैं जिसको। गहाई थ्रेसिंग बाय थ्रेसर, थ्रेसर के द्वारा की जाती है। थ्रेसर के द्वारा गहाई का मतलब फसल की कटाई कर ली, उसको 5-7 दिन 10 दिन सुखाया जाता है। उसके बाद में थ्रेसर मशीन के द्वारा उसके बीज और चारे को अलग किया जाता है। ध्यान रखना है, जो थ्रेसर आप काम में ले रहे हो उन्नत बीज की थ्रेसिंग के लिए, जो थ्रेसर काम में ले रहे हो उसको अच्छी तरह साफ सुथरा रखना चाहिए। उसको अच्छी तरह साफ करके बाद में उसमें थ्रेसिंग की जाती है, जिससे उसकी भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता अच्छी रहे। ठीक है, उसके अलावा गहाई करते समय ध्यान में रखना, गहाई के बाद में बोरियां भी जो भी उत्पादन होता है उसके कट्टे या बोरियों में भरा जाता है, तो नई बोरियों नई पैकेट्स को काम में लेना चाहिए। ठीक है, जिससे उसमें कहीं अशुद्धियां नहीं मिले। ठीक है, अगला है छठा पॉइंट विधायन या भंडारण। विधायन व भंडारण। विधायन अलग चीज होती है, भंडारण अलग चीज होता है। देखो, विधायन का मतलब क्या है? विधायन का मतलब है जैसे ही फसल की थ्रेसिंग कर ली अपन ने, बीज अलग कर लिया, चारा अलग कर लिया, बीज को सुखाकर एक निश्चित नमी तक सुखाया जाता है। बीज को निश्चित नमी तक सुखाया जाता है, उस क्रिया को अपन विधायन बोलते हैं। निश्चित नमी तक सुखा लिया, बाद में उसको भंडारित किया जाता है। मैंने पहले बताया था कि अनाज वाली फसलों को भंडारित करने के लिए 10 से 12% नमी का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये कुछ उन्नत बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक के कुछ चरण थे। इन चरणों के द्वारा ये चीजें अपन काम में लेके उन्नत बीज का उत्पादन
कर सकते हैं। तीन बातें ध्यान में रखिए। उन्नत बीज के लिए अपन प्रजनक बीज काम में ले सकते हैं, आधार बीज काम में ले सकते हैं और प्रमाणित बीज काम में ले सकते हैं। ये क्रियाएं करते हैं, इन क्रियाओं के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता है। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि प्रमाणित कौन करता है इसको। बीज उत्पादन अपन ने कर लिया, प्रमाणित कौन करेगा। देखो, भारत में प्रमाणीकरण जो संस्था है, कई प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं। भारत की जो प्रमाणीकरण संस्था है उसका नाम है भारतीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC। भारत में प्रमाणित कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय बीज निगम NSC है। राजस्थान में बात करें या अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां पर है स्टेट या राज्य बीज निगम, राज्य बीज निगम नाम से, राज्य बीज निगम, निगम है यहां पर, राज्य बीज निगम, स्टेट सीड कॉरपोरेशन SSC, ठीक है। तो ध्यान रखना ही है कि भारत में प्रमाणीकृत कौन करता है? राष्ट्रीय बीज निगम NSC, और राजस्थान में राज्य बीज निगम SSC, स्टेट सीड कॉरपोरेशन उसको प्रमाणित करता है। देखो, प्रमाणीकरण कैसे होता है? प्रमाणीकरण, कोई भी बीज है उसको लेब में टेस्टिंग होगी, उसकी अंकुरण प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा, भौतिक शुद्धता ज्ञात की जाएगी, उसकी आनुवांशिक शुद्धता ज्ञात की जाएगी, उसमें कितनी अंकुरण क्षमता है उसका पता लगाया जाएगा। उसके बाद में उसका एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र में उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका विवरण दिया जाएगा और उसके द्वारा वो बीज प्रमाणित हो जाता है। क्लियर? ये था उन्नत बीज उत्पादन करने की वैज्ञानिक तकनीक। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन, बीज सुसुप्तावस्था, बीज सुसुप्तावस्था, सीड डोरमेंसी। लास्ट पॉइंट है बीज सुसुप्तावस्था। सीड डोरमेंसी, देखो स्टूडेंट्स, बीज सुसुप्तावस्था की, सुसुप्त मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, सक्रिय नहीं होता, असक्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। बीज सुसुप्तावस्था का मतलब है जब बीज की सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है। जब बीज जो भी क्रियाएं कर रहा है वो क्रियाएं नहीं करता, उसको अच्छा वातावरण मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, फिर भी वो अपना काम नहीं करता, अंकुरित नहीं होता, वृद्धि विकास नहीं कर पाता, तो उस काल को अपन सुसुप्तावस्था बोलते हैं। उस काल को क्या बोलते हैं? सुसुप्तावस्था। देखो इसमें क्या होगा, जब बीज की सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है, जब बीज की सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है, निलंबित हो जाती है, तो उस काल को सुसुप्तावस्था काल कहा जाता है। सुप्ता अवस्था या प्रसुप्ति काल कहा जाता है। सुसुप्तावस्था या प्रसुप्ति काल कहा जाता है। देखो, जब बीज की सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है, कुछ काल के लिए वो अपना कार्य करना बंद कर देता है, उस काल को अपन सुसुप्तावस्था या प्रसुप्ति काल कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अन्य परिभाषा देखिए अपन, तो पूर्णतः परिपक्व बीज, अन्य परिभाषा देखिए, पूर्णतः परिपक्व बीज, पूर्णतः परिपक्व बीज अन्य सभी परिस्थितियों के सामान्य होने पर, अन्य सभी परिस्थितियों के सामान्य होने पर भी अंकुरित नहीं होता है, सामान्य होने पर भी अंकुरित नहीं होता है, तो उसे बीज सुसुप्तावस्था कहा जाता है। बीज सुसुप्तावस्था
कहा जाता है। देखो बीज सुषुप्तावस्था क्या होगा, दो परिभाषाएं लिख दी है मैंने। जब बीज की सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है तो उस काल को अपन प्रसुप्ति काल हो या सुषुप्तावस्था काल कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि पूर्णतः परिपक्व बीज है, देखो बीज में कोई कमी नहीं है, परिपक्व हो गया और उसके बाद में उसको सामान्य परिस्थितियां दी जाती है और वो अंकुरित नहीं हो पाता है तो उसको अपन प्रसुप्ति काल कहते हैं। देखो किस प्रकार होता है प्रसुप्त काल या सुषुप्तावस्था काल। देखो जैसे गेहूं की कटाई मार्च में की जाती है, मार्च में अपन ने कटाई कर ली, मार्च में कटाई कर ली, पूर्णतः परिपक्व बीज की कटाई की अपन ने, पूर्णतः परिपक्व बीज की कटाई के बाद आप उसको हफ्तों बाद उसको बोओगे तो वो अंकुरित नहीं होगा, उसको कुछ समय चाहिए, कुछ समय के लिए वो सुप्त अवस्था में रहना चाहता है। तो मार्च से लेके, मार्च में कटाई की अपन ने, मार्च से लेके जब उसकी बुआई की जाती है किस समय, सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में जब बुआई की जाती है वहां तक का काल उसका क्या होगा, सुषुप्तावस्था काल होगा। ठीक है, उस काल में ही वो अंकुरित होकर अपनी वृद्धि करेगा, तब तक वो सुषुप्तावस्था में रहेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं सुषुप्तावस्था के प्रकार। कितने प्रकार की बीज सुषुप्ता सी डोरमेंसी कितने टाइप्स की होती है। देखो उत्पत्ति के अनुसार, उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार बताए गए अपने बुक में। पहला है प्राथमिक सुषुप्तावस्था, प्राथमिक प्राइमरी सीड डोरमेंसी सुषुप्तावस्था, प्राथमिक सुषुप्तावस्था। देखो प्राथमिक सुषुप्तावस्था कब होगी, इसको अपन प्राकृतिक सुषुप्तावस्था भी कह सकते हैं। यह एक प्रकार की प्राकृतिक सुषुप्तावस्था है, यह है प्राकृतिक सुषुप्तावस्था है, सुषुप्तता अवस्था है। यह प्रकार की प्राकृतिक सुषुप्तावस्था प्रकृति के द्वारा ही ये देह नहीं है। इसमें क्या होता है, बीज जो होता है जब परिपक्व हो गए, जैसे मैंने अभी बताया था बीज परिपक्व हो गया तो बीज परिपक्व होते ही वो अंकुरित नहीं हो पाता है। ठीक है, बीज परिपक्व होते ही उसको बोओगे तो वो अंकुरित नहीं होगा, कुछ समय लेगा, कुछ समय के बाद वो अंकुरित होगा। तो उस समय काल को अपन बीज की प्राथमिक सुषुप्तावस्था कहते हैं। किन किन कारणों के कारण होता है ये, इसके तीन चार कारण है। बीज कवच की कठोरता, बीज कवच कठोर होने के कारण ये सुषुप्तावस्था होती है। बीज कवच की कठोरता, यदि बीज का आवरण है, बीजावरण जिसको बोलते हैं सीड कोट, वो यदि हार्ड है, कठोर है तो ये सुषुप्तावस्था होगी। दूसरा भ्रूण का अल्प विकास, भ्रूण का अल्प विकास, यदि भ्रूण विकसित नहीं हुआ है, कम विकसित हुआ है तो उसके कारण भी ये प्राथमिक सुषुप्तावस्था आ जाती है। तीसरा है प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश यदि कम मिल रहा है तो उसको प्रकाश जो भी लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट अपन ने पढ़े, ठीक है, उस प्रकार प्रकाश की जो आवश्यकता होती है वो, जैसे किसी को बहुत ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है और दिन जो सर्दी के समय होता है उसमें प्रकाश की अवधि कम रहती है तो वहां पर नहीं उगेगा। किसी को प्रकाश की अवधि कम चाहिए और गर्मियों के दिनों में प्रकाश की अवधि ज्यादा होती है तो उस टाइम में वो सुषुप्तावस्था में रहेगा। दूसरा प्रकार है द्वितीय सुषुप्तावस्था, द्वितीयक सुषुप्तावस्था, द्वितीयक सुषुप्तावस्था। देखो द्वितीयक सुषुप्तावस्था सेकेंडरी सीड डोरमेंसी है, इसको प्रेरित सुषुप्तावस्था भी बोलते हैं। ये एक प्रकार की प्रेरित सुषुप्तावस्था है, मनुष्य के द्वारा की जाती है, कोई ना कोई कारण के द्वारा ये सुषुप्तावस्था होती है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये तो प्राकृतिक रूप से है ऊपर वाली, ये है द्वितीय, ये है प्रेरित। ठीक है, इंपोज्ड सीड डोरमेंसी बोलते हैं जिसको। ये किस कारण होती है, सामान्य परिस्थितियों के अभाव में, सामान्य जो परिस्थिति है कई बार वो नहीं मिल पाती, सामान्य परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, वो किसका, वो कौन सी सुषुप्तावस्था होगी, द्वितीय सुषुप्तावस्था। देखो सामान्य परिस्थितियां कौन सी है, उसके लिए अंकुरण के लिए तापमान आवश्यक होता है, नमी आवश्यक होती है, वातावरण में जलवायु जो होती है वो उचित है या नहीं है, वो सामान्य परिस्थिति यदि उनका अभाव है, वो नहीं मिल पा रही है बीज को, तो बीज अंकुरित नहीं होगा, उसको अपन बोलेंगे द्वितीय सुषुप्तावस्था। तीसरी है बलकृत इन्फोर्स्ड डोरमेंसी, बलकृत सुषुप्तावस्था, इन्फोर्स्ड सीड डोरमेंसी। बलकृत, बल लग रहा है, बल, देखो बलकृत में एक ही चीज ध्यान में रखनी है,
जब बीज की बुआई की जाती है तो अधिक गहराई पर बीज बोने के कारण, अधिक गहराई पर बीज बोने के कारण, बीज बोने के कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। अधिक गहराई पर, देखो अधिक अलग अलग गहराई होती है सभी फसलों की, यदि अधिक गहराई पर बीज बो दिया तो उसको नहीं तो पर्याप्त मात्रा में उसको प्रकाश मिलेगा, उसके ऊपर दबाव ज्यादा रहेगा मिट्टी का, इस कारण क्या होता है उसमें उसको अंकुरण नहीं हो पाता है। अंकुरण नहीं हो पाता तो वो बीज कुछ समय के लिए सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, उसको अपन बलकृत सुसुप्त अवस्था बोलते हैं। ये किस कारण होता है? अधिक गहराई पर बीज बोने के कारण होता है। ध्यान में रखना, ये बलकृत जो सुसुप्त अवस्था होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? खरपतवारों के बीजों में। पूछा जा सकता है बलकृत सुसुप्त अवस्था किसमें ज्यादा होती है? खरपतवारों के बीजों में बलकृत अवस्था, सुसुप्त अवस्था सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट, ये सुसुप्त अवस्था समझ में आ गया। अब इसको सुसुप्त अवस्था को भंग करने की कौन कौन सी विधियां हैं, सुसुप्त अवस्था को तोड़ें कैसे? ठीक है, तो वो कुछ विधि है, इसकी उन विधियों के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। सुसुप्त अवस्था को भंग करने की विधियां, बीज सुसुप्त अवस्था को भंग करने की विधियां, तोड़ने की विधियां, सुसुप्त अवस्था जो सी डोरमेंसी उसको ब्रेक कैसे करेंगे? पहला है इसका प्रकाश उपचार, लाइट ट्रीटमेंट। बस इनकी विधियों की ज्यादा डिटेल नहीं है अपने सिलेबस में, केवल नाम ही है, मैं शॉर्ट में समझा दूंगा। प्रकाश उपचार मतलब देखो, लाइट किसी बीज को कम मिल रही है इसलिए सुसुप्त अवस्था में हम जा रहा है तो उस बीज को लाइट ज्यादा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उससे उस बीज की सुसुप्त अवस्था दूर हो जाती है। दूसरा है ताप उपचार, टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ताप उपचार। ताप उपचार भी 3 प्रकार का अलग अलग, देखो तापीय एकांतरण, तापीय एकांतरण। तापीय एकांतरण का मतलब है कि बीज को रखो, एकदम से तापमान अधिक करो फिर कम कर दो, फिर अधिक करो फिर कम कर दो, एक बार ताप को बढ़ाना है, एक बार कम करना है, एक बार बढ़ाना है, एक बार कम करना है। यदि ये प्रक्रिया चलती रही तो कहीं ना कहीं उस बीज की सुसुप्त अवस्था भंग हो जाएगी, टूट जाएगी। दूसरा है शीतन, चिलिंग। शीतन मतलब कम तापमान, तापमान बहुत कम कर दो, कम तापमान के कारण भी बीज की सुसुप्त अवस्था भंग हो जाती है। तीसरा है उच्च तापमान, उच्च तापमान अधिक कर दो, उसके कारण यहां पर तापीय एकांतरण में दोनों होंगे, अधिक ताप भी करना है और कम ताप भी करना है। शीतल में कम ताप करना है और उच्च ताप में अधिक ताप करना है, जिसके कारण सुसुप्त अवस्था भंग हो जाती है। तीसरा पश्च परिपक्वन, पश्च परिपक्वन, पोस्ट मैच्योरेशन। ठीक है, चौथा है क्षय चिन्ह, क्षय चिन्ह, स्केरिफिकेशन। क्षय चिन्ह का मतलब होता है उसको खुरचना, देखो इसका शॉर्ट में लिखना खुरचना। चना है, चने में देखे होंगे कि उसमें भूरे रंग का बीजावरण होता है, कठोर होता है। यदि उसको खुरचकर आप नष्ट कर दोगे तो वो जल्दी अंकुरित हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि जो प्राथमिक अवस्था होती है, प्राथमिक सुसुप्त अवस्था, वो बीज के कठोर आवरण के कारण भी होती है। तो उसको भंग करना है तो बीज के कठोर आवरण को खुरचकर, कहीं ना कहीं कई विधियां होती है, भौतिक विधि भी है इसकी और रासायनिक विधि भी है। भौतिक विधि मतलब हाथों के द्वारा या मशीनों के द्वारा, रासायनिक विधि मतलब रसायनों का उपयोग करके बीज के आवरण को तोड़ दिया जाता है, जिससे वो अंकुरण होने में, अंकुरित होने में आसानी रहे उसके। ठीक है, तो ये होता है क्षय चिन्ह खुरचना। भौतिक विधि या रासायनिक विधि, नाम याद करने, ज्यादा अपनी डिटेल नहीं है सिलेबस में। अगला है रसायनों से उपचार, पांचवा, रसायनों से उपचार। रसायनों में कई प्रकार के पादोवर्धी हार्मोन और पादोवर्धी नियामक, अपन ने हॉर्टिकल्चर वाले चैप्टर में पढ़े थे, पादोवर्धी नियामक है ना, 5 थे। उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, इनका यदि निश्चित मात्रा में आप उपयोग करते हो तो सुसुप्त अवस्था कहीं ना कहीं तोड़ सकते हैं। ये तो कौन कौन सी? जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन,
जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ठीक है। श्वसन में श्वसन निरोधक ऑक्सीकारक, श्वसन निरोधक ऑक्सीकारक, ये कई प्रकार के रसायन आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन व सल्फर युक्त यौगिक, नाइट्रोजन व सल्फर युक्त यौगिक, इन रसायनों का उपयोग करके भी अपन सुषुप्त अवस्था को भंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन ने 4 पॉइंट पढ़े। 4 पॉइंट कौन कौन से पढ़े? सस्य विज्ञान पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता था, तीसरा पॉइंट था मृदा शरण एवं संरक्षण, और चौथा और लास्ट पॉइंट था बीज। बीज के बारे में अपन ने पढ़ लिया पूरा। पिछले सेशन में अपन ने बीज की परिभाषा पढ़ी थी, उत्तम बीज के गुण पढ़े थे और उसके प्रकार पढ़े थे। इस सेशन में अपन ने डिस्कस किया था उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक कैसे है, किस प्रकार वैज्ञानिक तकनीक से उत्तम बीज उत्पादन का करते हैं, पृथक्करण दूरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। बीज की सुषुप्त अवस्था क्या होती है, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा है, और उसको भंग करने की विधियां कौन कौन सी? 5 विधियां हैं: प्रकाश उपचार, ताप उपचार, पश्य परिपक्वन, क्षय चिन्ह और रसायनों से उपचार। तो स्टूडेंट्स, ये आज अपना पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में अपन नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।